7 कैरेक्टर्स के पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो 1900 में इनकी जो रिसर्चेस हैं, इनकी जो थीसिस हैं, इस पे फिर से साइंटिस्ट वर्क करते हैं और उनको लॉज बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनके जो लॉज हैं, मतलब इनके जो थीसिस हैं, उनको लॉ में किसने कन्वर्ट किया था। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके थीसिस पे वर्क किया था और इनको लॉज में कन्वर्ट किया था। ह्यूगो डी व्रीज, कॉल कॉरेंस, एरिक वॉन टिज़लमैक, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने इनके लॉज को, मतलब इनकी जो थीसिस थी उनको लॉज में कन्वर्ट किया। और ये 3 जो लॉज हैं ये मेरे ख्याल से यूपी बोर्ड में 12th लेवल पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। और ये 4 नंबर या जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें तीनों लॉज को पूछा जाता है। तो इनके जो 3 नियम थे वो थे, सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप बोल सकते हैं प्रबलता का नियम, ये जो है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले मेंडल ने क्या किया कि 2 पौधों को लिया, 2 पौधे एक कैरेक्टर पे लिया। एक कैरेक्टर का नाम था, मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं आप। तो हमने सबसे पहले लिया है स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ की बात करें तो हम इसमें 2 कैरेक्टर, मतलब 2 इसमें कैरेक्टर को लेंगे, पहला डोमिनेटिंग और रेसेसिव। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि डोमिनेटिंग क्या था इसमें, लॉन्ग, और इसमें जो रेसेसिव होगा वो क्या होगा, डॉर्फ। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे एक जो छोटे छोटे टर्म्स में बात की जाए तो एक मतलब टॉपिक आता है आपका जिसमें बोला जाता है कि कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, जिसे लक्षण और ट्रेड भी बोलते हैं। तो लंबाई होना, जैसे लॉन्ग और ड्वार्फ, ये क्या है, कैरेक्टर में आता है। लेकिन इसका जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कोई भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड बोला जाता है। मतलब लॉन्ग और ड्वार्फ ये क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन हम जिन अल्फाबेट्स के द्वारा करते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी क्या है, ट्रेड है। मोस्टली एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है एक नंबर में या 2 नंबर की, व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड क्या है। तो ट्रेड आप बता सकते हैं कि कैरेक्टर्स का अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना ही क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन्होंने क्या किए, 2 क्या है, इन्होंने कैरेक्टर्स को लिए और आपस में इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने से पहले सबसे पहले क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। तो इसमें हमने कैपिटल टी गैमेट लिया और इसका हमने स्मॉल टी गैमेट लिया, और जब इनका आपस में क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा क्या आया, इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा आपका
हाइब्रिड टॉल। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला? इसमें कंक्लूजन ये निकला, मेंडल ने ये बताया कि जब हम लॉन्ग पौधे का मतलब लंबे पौधे का आपके बौने पौधे के स्टेम के साथ या उसके साथ क्रॉस कराते हैं तो जिसमें नया पौधा बनता है वो कैसा बनता है? वो टॉल बनता है। मतलब इसमें आपका क्या है? इसमें आपका डोमिनेटिंग जीन भी है और रेसेसिव जीन भी है, लेकिन रेसेसिव जीन अपने प्रभाव को नहीं दिखा पा रहा है। सिर्फ क्या है? डोमिनेटिंग जीन अपने प्रभाव को दिखा पा रहा है। पौधा दिखने में कैसा है? टॉल है। इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम, प्रबलता का नियम, क्योंकि इसमें एक जो जीन है वो अपने प्रभाव के कारण दूसरे जीन को दबा दे रहा है, उसके 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 जो लक्षण है उनको नहीं उभरने दे रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपका P1 है, पेरेंट 1, और ये G1 है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें इन्होंने बताया कि सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण में जीन्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि डोमिनेटिंग है, रेसेसिव है, ये आपस में साथ में है तो डोमिनेटिंग ने अपने कैरेक्टर्स को शो किया, लेकिन जब ये जीन्स आपस में अलग होते हैं तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है? ये इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा या इस लॉ के द्वारा बताया गया कि रेसेसिव अपने प्रभाव को तब भी नहीं छोड़ता। मतलब मान लीजिए कि कोई भी दो जीन अगर आपस में एक साथ रह रहे हैं, काफी लंबे समय तक रह रहे हैं, तो वो अपने प्रभाव को खो सकते हैं, लेकिन रेसेसिव जीन्स के साथ ऐसा नहीं होता। वो डोमिनेटिंग जीन्स के साथ रहते तो हैं लेकिन अपने प्रभाव को नहीं छोड़ते। जब भी उन्हें मौका मिलता है अलग होकर अपने प्रदर्शन करने का, वो अपने आप को शो कर देते हैं। तो डोमिनेटिंग जो आपका लॉ है उसके आगे की बात करते हैं। पहले उसको लिख लेते हैं कि मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी इसके साथ क्रॉस कराया और ये आपका P1 थे और ये जनरेशन आपकी पहली थी। इसमें क्या आया आपका? हाइब्रिड टॉल। अब क्या किया आपने? P2 इन्हीं को आपस में क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको आपस में जब आपने क्रॉस कराया तो क्रॉस करने का आप ऐसे करा सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मैंने आपको बताया है कि जो कैपिटल टी था वो क्या है? डोमिनेटिंग है। तो इसमें क्या हुआ? ये क्या होगा? लॉन्ग होगा। ये प्लांट कैसा होगा? लॉन्ग होगा। ये आपका पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए है, क्योंकि ये क्या है? ये डोमिनेटिंग जीन है, ये आपका रेसेसिव जीन है। तो डोमिनेटिंग जीन रेसेसिव जीन को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, उसके कैरेक्टर को नहीं दिखने देगा, इसलिए ये भी क्या होगा? ये होगा हाइब्रिड टॉल। सेम ये भी है तो ये भी होगा हाइब्रिड टॉल। लेकिन देखिए यहाँ पे भी क्या है? रेसेसिव जीन है, यहाँ कोई डोमिनेटिंग जीन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? ये अपने कैरेक्टर को शो करेगा और ये क्या होगा? ये ड्वार्फ होगा। ये क्या होगा? ये पौधा पौना होगा। तो ये आपका यहाँ तक का जो आपका ये फॉलो होता है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फॉलो होता है। और इसमें एक चीज पूछा जाता है, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। देखिए पहले समझ लीजिए कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब आप बाहर से देखने पर वो दिखने में कैसे दिख रहे हैं उसको फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप इनको देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 पौधे हैं आपके पास, 3 क्या है? लंबे हैं और एक क्या है? छोटा है। तो दिखने में क्या है? आप देखने से ये नहीं बता सकते कि इनमें कुछ अलगाव है। लंबे पौधों को आप लंबा कहेंगे, छोटे पौधों को छोटा कहेंगे। तो इसमें फिनोटिपिक रेशियो में क्या हो जाएगा? फिनोटिपिक में 3:1, क्योंकि 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा छोटा है। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, लंबे पौधे में भी आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे। एक लंबा पौधा ऐसा है जिसमें दोनों ही डोमिनेटिंग जीन है, और 2 लंबे पौधे ऐसे हैं जिसमें क्या है? एक जैसे हैं, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक डोमिनेटिंग और रेसेसिव जीन है। तो आप बोल सकते हैं कि एक लंबा पौधा अलग है, 2 लंबे पौधे अलग हैं, एक जैसे हैं, और एक जो छोटा पौधा है वो सबसे अलग है। ठीक, तो जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1।
तो हम बात करते हैं अब मेंडल के तृतीय नियम के बारे में, तीसरे नियम के बारे में, जो कि इस प्रकार है, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें और पहले के नियम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो दो नियम हमने पहले और दूसरे बताए हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होते हैं जिसमें एक लक्षण के साथ परीक्षण किया जाता है, जैसे कि हमने लंबाई ली थी या फिर रंग ले लीजिए, या किसी भी एक लक्षण के साथ आप क्रॉस कराइए तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि हम इसमें लेंगे शेप और कलर को, जैसा कि डाई मतलब लिखा है दो और मोनो मतलब होता है एक। आप इसके रूट वर्ड से भी पहचान सकते हैं। बायोलॉजी की मेन आपकी ट्रिक होती है उनके रूट वर्ड्स के बारे में जानकारी। अगर रूट वर्ड है तो आप मोस्टली जो आपके टर्म्स हैं उनको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो शेप और कलर, तो शेप में हम बात कर लेते हैं डोमिनेटिंग और रेसेसिव, हम किसको ले रहे हैं, तो ये आप अपने मन से भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूं यहाँ पे शेप में राउंड, राउंड जो है वो डोमिनेटिंग है तो उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। कलर, कलर मैं इसमें येलो ले रहा हूं, येलो, जिसको मैं कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। अगर हम रेसेसिव की बात करें तो इसमें आपका रिंकल्ड हो जाएगा, और ये क्या होगा, येलो का क्या होता है, ग्रीन। तो इसको आप स्मॉल आर और स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जब इसके गैमीट्स बनाएंगे, जब हम इसके युग्मक बनाएंगे तो वो कैसे होंगे, देखिए इसके चार हमारे युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, नहीं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये हमारे चार गैमेट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे हम इनको चकर बोर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। चकर बोर्ड एक तरीके का बोर्ड होता है जिसमें क्या है, इन जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन को किया जाता है, इन गैमेट्स के क्रॉस के द्वारा बनाया जाता है। चकर बोर्ड जो होता है इसको बोला जाता है, और इसको जो दिया था वो आरसी कोनेट ने दिया था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अभी एक बड़ा सा बोर्ड पे बनाना पड़ेगा। इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा हमें कि हमारे पास कितने गैमेट्स थे, उतने ब्लॉक्स होने चाहिए हमारे पास। चूंकि हमारे पास चार गैमेट्स हैं तो हम चार बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सेम जो हमारे गैमेट्स हैं उनको यहां पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा चेकर्ड बोर्ड का नियम होता है। इस नियम के ही अकॉर्डिंग हम क्या है अपने सारे जो भी प्रोसेस में है करेंगे, जीन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस गैमेट को इस गैमेट के साथ क्रॉस कराएंगे और मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे, जो भी आएगा उसको लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसी प्रकार सारे ऐसे करेंगे।
अब देखिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास चार कौन कौन से गैमेट बने थे। तो सबसे पहला हमारे पास गैमेट क्या था, सबसे पहला था राउंड येलो, उसके बाद क्या था राउंड ग्रीन, उसके बाद रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। अब जैसा कि आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया गया था कि राउंड कौन कौन से होंगे, राउंड वो होंगे जिनमें क्या है डोमिनेटिंग जीन्स हो या फिर क्या है वो रेसेसिव के साथ डोमिनेटिंग हो। जैसे कि कैपिटल आर, ये क्या होगा राउंड होगा आपका। यहाँ पे हम एक सिंबल दे देते हैं, आप जो भी सिंबल देना चाहें दे सकते हैं, मैं यहाँ पे राउंड का सिंबल दे देता हूं। तो यहाँ पे कैपिटल आर है तो ये क्या होगा राउंड होगा, कैपिटल वाई है तो क्या होगा ये येलो होगा, तो ये क्या होगा राउंड और येलो। ठीक है, ये कैपिटल आर है तो ये क्या होगा राउंड होगा, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई होने के लिए ये क्या हो जाएगा येलो हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा राउंड हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है डोमिनेटिंग लॉ लग रहा है तो यहाँ पे राउंड होगा, यहाँ पे कैपिटल वाई है तो ये येलो होगा। ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है इसलिए भी क्या होगा राउंड होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई इसलिए ये भी क्या होगा राउंड और येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखिए यहाँ पे राउंड तो है बट ये येलो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाई, अगर यहाँ पे एक भी कैपिटल होता तो ये क्या हो जाता येलो हो जाता, इसलिए ये नहीं होगा। ये कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई है तो ये क्या हो जाएगा राउंड हो जाएगा। यहाँ पर भी राउंड है लेकिन ये येलो नहीं है, राउंड है येलो है। कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड है, यहाँ पे ये है कैपिटल आर है कैपिटल वाई इसलिए क्या होगा राउंड और येलो हो जाएगा। बाकी देखिए और कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं मिल रहा है, आपको कहीं पे मिले तो आप देखिएगा बताइएगा हमको। तो आप काउंट कर लीजिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास क्या हो गया ये 9 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं राउंड और ग्रीन, जो राउंड हो और ग्रीन हो। तो ये यहाँ पे नहीं है, ये राउंड है और ये क्या है ग्रीन है, तो हम इसको स्टार बना दे रहे हैं, यहाँ पे इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए राउंड है और क्या है ग्रीन है, क्योंकि कैपिटल आर है तो राउंड है, स्मॉल वाई तो क्या होगा ग्रीन होगा, इसलिए यहाँ पे है देखिए ये क्या है कैपिटल आर है इसलिए राउंड है और स्मॉल वाई तो क्या होगा ग्रीन होगा। तो ये देख लीजिए 3 है हमारे पास, तो इसको 3 लिख लेते हैं। रिंकल्ड येलो देख लेते हैं, जो रिंकल्ड हो और क्या हो येलो हो, तो ये हमारा रिंकल्ड येलो आ जाएगा, इसको हम सर्कल बना देते हैं, ये रिंकल्ड येलो है और ये हमारा रिंकल्ड येलो है, तो 3। अब हमारा एक बचा है, इसको हम ये ऐसे ये सिंबल दे दे रहे हैं, ये हमारा बने। तो ये हमारा आ जाता है फिनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो मैंने आपको बताया हुआ है, जो बाहर से देखने में एक जैसे लगते हैं उनको फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि आपका ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो ये फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, या फिर पूछ लेता है मेंडल के तृतीय नियम में इसका जो फिनोटिपिक रेशियो वो क्या होगा, तो इसका होगा 9:3:3:1। इसी तरीके में एक और बनता है जीनोटिपिक रेशियो। मतलब 12 24 12 12 1, आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, तो ये जो था ये इनका तृतीय नियम था। यहाँ पे आपका पूरे तीनों नियम फॉलो हो चुके हैं, सारे बता दिए गए हैं। इसमें जो भी अभी तक बताया है मैंने, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी टर्म नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको नए टर्म्स मिल रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज इसको पूछिए, कांटेक्ट में रहिए, जो भी कमेंट है उसको लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा हो गया, आगे की नेक्स्ट क्लास आगे के लिए होगी।